मुसवदा मिला जी आपको? अच्छा, आपको मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि हुकूमत तो अपनी आइनी तरमीम पास करवाने में अभी तक तो नाकाम है, और जो मतलूबा उसको सपोर्ट चाहिए थी ख़ास तौर पर JUI से, और कुछ बंदे उन्होंने PTI के तोड़ने थे, उसके आगे भी बड़ा सवालिया निशान है। मसाइल शुरू होते हैं उन खुफिया तरमीम से जो पहले तो मंजर आम पर आई नहीं, लेकिन जब मंजर आम पर आई और उस पर वकला बरदरी, सिविल सोसाइटी, मीडिया सारी तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना है। बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके अंदर भी दो राय पाई जाती हैं। बाज़ ऐसी तरमीम है जो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट का वजूद तो ख़त्म नहीं होगा उस तरीके से, लेकिन जो उसकी पावर्स हैं वो सारी सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो एक तस्वुर दिया गया है वफाकी आइनी अदालत का, उसके हवाले कर दी जाएंगी। और उसके पहले चीफ जस्टिस की तैनाती वो भी वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर सदर करेंगे। ये अभी जो मुजव्ज़ा पैकेज हमारे सामने है उसके अंदर ऐसी ही तरमीम है। तो इसके बाद ख़ास तौर पर एक और इशू है फंडामेंटल राइट्स वाले मामलात। 184 के मामलात आ जाएँ या 199 के जो हाई कोर्ट्स के मामलात है वो आ जाएँ, वो इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से निकल कर वो वफाकी आइनी अदालत को चले जाएगा। तो एक ऐसी मुतनाज़ा सूरत हाल हमारे सामने नज़र आती है जहाँ वफाकी हुकूमत की जो ऑब्जेक्टिव जो अप्रोच लगती है कि किसी तरीके से अदलिया को कट टू साइज़ किया जाए। जो पावर्स इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर रही हैं वो पावर्स इनसे लेकर वफाकी आइनी अदालत को दे दी जाए। वफाकी आइनी अदालत के जो इब्तदाई तौर पर जज लगने हैं उनकी उम्र भी 68 साल तक की रिटायरमेंट एज तजवीज़ की गई है, वो हुकूमत के हैंड पिक्ड हों और हुकूमत अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक 2-3 साल चला ले। इसी तरीके से सर्विसेज चीफ्स की तैनाती के हवाले से जो PTI के दौर के अंदर तरमीम की गई थी उसको भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ के अंदर शामिल कर लिया गया। आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 जो फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए हैं उसके अंदर तरमीम तजवीज़ की गई। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर रिएक्शन आना एक कुदरती अमल था, और वो रिएक्शन सियासी जमातों की तरफ से आना चाहिए, वकला की तरफ से भी आना चाहिए, और इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुँचना चाहिए। अगर रात की तारीकी में 3 मुख्तलिफ मुसवदे 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों से बरामद हों और लॉ मिनिस्टर कह रहे हो कि हाँ मुझे भी मुसवदा मिल गया है, तो आपको इस मुसवदे की हकीकत का पता चल जाएगा और कितनी पॉलिटिकल ओनरशिप इसके पीछे मौजूद है उसका भी पता चल जाएगा। जो आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू दस्तगीर खान PMLN से, सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं JUI से, और जस्टिस शाहिद जमील साहब हैं फॉर्मर जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि आपको इस मामले में शाबाश देनी चाहिए। मैंने आर्टिकल 8 का बयान सबसे पहले आप ही के एक वीडियो स्टेटमेंट से सुना तो मुझे पता चला कि अच्छा आर्टिकल 8 को भी छेड़ा जा रहा है। फिर 199 का तस्करा आया तो फिर पता चला अच्छा उसको भी छेड़ा जा रहा है। 190 का तस्करा आया तो पता चला कि तमाम जो अदारे हैं इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बजाय अब इन एड ऑफ वफाकी आइनी अदालत चले जाएंगे। तो आपने ये मुसवदा जो देखा तो उसके अंदर आर्टिकल 8 के अंदर क्या तरमीम तजवीज़ की गई थी? उसमें आप जो आपके पास मुसवदा है ना वो इनिशियल शायद नहीं होगा। जो इनिशियल था उसमें आर्टिकल 8 को आप जो इनिशियल जो इसमें ड्राफ्ट था ना उसमें 58 क्लासेस थे, और फिर जब बहुत एहतजाज किया कि ये क्या हो रहा है, एक तो मिडनाइट में शेयर किया गया और मिडनाइट में तकरीबन मेरा ख्याल है 2 बज चुके होंगे उस वक्त, और सुबह जो है ना ये आगे मज़ीद वाक़या होना था वोटिंग वाला। तो उसको जब आर्टिकल 8 ही देखा मैंने, सबसे पहले जो है ना मेरी नज़र आर्टिकल 8 पे पड़ी थी। वहाँ पे उसमें आप ज़रा देखिएगा आर्टिकल 8 में जो है वो कुछ जो है ना, वैसे तो अदालतें जो है ना फंडामेंटल राइट्स के हवाले से उनके पास इख्तियार है कि लॉज को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं उनके पास, मगर कुछ जो है ना वो एक्सेप्शंस भी हैं। उस एक्सेप्शंस को जो है ना वो उसका दायरा जो है वसी कर दिया गया, यानी उस फंडामेंटल राइट को टेस्ट करने का जो इख्तियार है अदालतों का उसको टाइट कर दिया गया। ये प्रपोज़ल था आर्टिकल 8 के हवाले से। ये दूसरे तीसरे मुसवदे में फिर इसको निकाल दिया गया, और हालांकि उसके ऊपर ख़ासा रेजिस्ट किया गया और बहुत से ऐसे दोस्तों की तरफ से भी रेजिस्ट किया गया जिनकी बहुत बड़ी जद्दोजहद जो है ना वो जमहूरियत या इंसानी हकूक़ की तरफ से थी कि नहीं जी हम तो मजबूर हैं, मगर वो बाद में फिर जो है ना वो बवजह जो है ना फिर ये एक मौक़िफ़ बनाया गया कि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के पास मुख्तलिफ़ मुसवदे, हालांकि ऐसा नहीं है
इनिशियल, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। अब आपके पास कौन सा है ये मुझे नहीं पता, मगर उसमें 2-3 जो है ना वो इस तरह से फिर बाद में किए गए। आर्टिकल 199 में अदालतों के इख्तियार को जो है, इख्तियार समात को, उसका जो आप क्लास 3 देखेंगे ना 199 का, उसमें कुछ जो है ना फिर अगेन जो है ना वो आस्टर क्लास है। कुछ चीज़ों को निकाला गया है कि हाई कोर्ट का इख्तियार जो है वो कुछ मामलात पे नहीं है। उस नेट को फिर वसी करने की, उस नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे वसी करने की जो है ना अटैम्प्ट हुई। तो और बहुत सारी ऐसे इतराज़, पर्सन स्पेसिफिक जो है ना वो अमेंडमेंट्स थी। मतलब ऐसा था कि जिसको जो है ना वो आप नहीं कर सकते। और सबसे बुरी बात यह है कि रात को मिडनाइट में आपसे शेयर किया जाए वो समाजी या उमरानी मुआहदा जो अवाम से मुतल्लिक है, अंधेरे में शेयर किया जाए और सुबह अवामी नुमाइंदों को कहा जाए कि आपने इसको वोट कर लेना है, बस नहीं बाकी सारा ठीक है। तो ये पब्लिक कामरान साहब, जो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स थी वो कौन सी थी? जुडिशरी से मुतल्लिक, मतलब वो लाइक वो जो एक तस्वुर मौजूद है कि वफाकी आईनी अदालत में जो चीफ जस्टिस लगाए जाएंगे वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर लगाएंगे और सीनियर मोस्ट जज को लगाया जाएगा। आमतौर पर हमारा तासुर यह है कि काजी फायद ईसा की तरफ रेफरेंस था। फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट होगी, फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है ना वो सिर्फ वज़ीर आज़म और सदर साहब को वो इख्तियार दे दिया गया चीफ जज के हवाले से। और दूसरा इख्तियार जो जजों की अपॉइंटमेंट का है वो चीफ जस्टिस और सदर को दे दिया गया। जो पहली जो वो वफाकी आईनी अदालत होनी थी उसकी हैयत जो है वो ये होती। तो ये इसमें आप फिर खुद फैसला कर लें कि JUI ने अच्छा किया, मौलाना ने आमतौर पर हमें जो तासुर मिला मुख्तलिफ हलकों से कि वो काजी फायद ईसा को यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाने के लिए हुकूमत ने ये तरीकाकार इख्तियार किया, ऐसे ही है? देखिए, काजी फायद ईसा का नाम तो उसमें नहीं लिखा। उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसमें से क्या, उस पटारी से क्या निकालते हैं, वो तो उनको उसके जो उसको जो इस तर्ज पे बनाना चाह रहे हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। मेरे पास इसकी एविडेंस नहीं है। मैं उस बात में लीगल साइड का आदमी हूँ, तो मैं कानून की बात करता हूँ। तो वो चीज़ें जो मेरी इल्म में है वो उसमें जो है ना वो मैं उसको जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो चीज़ें जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, बज़ाहिर पर्सन स्पेसिफिक लग रही थी कि किसी को निकालना है, किसी को डालना है, और किसी जो तरीका कार था वो जो उसके ऊपर जो हमारा एतराज़ था, कंट्रोलमेंट्स को जो इख्तियारात देने का था, बाकी जो है ना वो अदालतों को जो एक मखसूस अदारे से मुतालिक अदालतें बनेंगी उनको जो है ना वो एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का था। उसमें अदालतों का इख्तियार जो है वो कम कर देना, वो इस तरह से था। तो ये हमारे लिए जस्टिस शाह जमील साहब, आपसे भी आप अगर आप इन मसवदे 3 मुख्तलिफ मसवदे अभी गुजरे हैं, 2 हमारे पास हैं, तीसरा भी मेरी नज़र से नहीं गुजरा, तो आपकी नज़र से भी ये तफसीलात गुजरी होंगी कि हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र, हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार, और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से 184 के हवाले से प्रोविजन और हाई कोर्ट से 199 के हवाले से प्रोविजन, और इसी तरीके से एक वफाकी आईनी अदालत जिसको मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बना दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को कट टू साइज़ कर दिया जाए। इसके ऊपर आपकी राय क्या है और आपका तज्ज़िया क्या है? थैंक यू वेरी मच नदीम मलिक साहब। मेरी नज़र से एक मसवदा तो गुजरा है, जब मुझे नहीं पता वो पहला, दूसरा है या तीसरा है, लेकिन उसमें वो जो अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा आर्टिकल 8 गालबन नहीं छेड़ा हुआ था, एक फंडामेंटल राइट एक इंक्रीज़ किया 9A जो मैंने पढ़ा। इसमें सबसे पहले तो मैं बड़ी हैरानगी है इस बात की कि एक ही वीकेंड पे संडे वाले दिन जिस तरीके से इसको आइन को बदलने की कोशिश की गई है, और जो प्रोसीजर रूल्स हैं 2007 के गालबन, उसको टोटली वायलेट किया गया है। उसमें अभी मुझे जब कामरान मुर्तज़ा साहब की पार्टी ने जब कहा कि जी हमने तो मसवदा ही नहीं देखा, और बाद में टीवी देख के पता चला कि बहुत सारे लोगों ने भी मसवदा नहीं देखा, कुछ शायद हुकूमती पार्टी के MNAs ने इस पे भी एहतजाज किया, जो टीवी से पता चल रहा है। तो ये तो लेजिस्लेशन की बेसिक स्पिरिट, एक आम लेजिस्लेशन जो है, जब आप कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव हैं MNAs और सेनेटर्स लोगों के, और दिस इज़ द विल ऑफ द पीपल विच इज़ बीइंग ट्रांसलेटेड,
तो वो ट्रांसलेट कैसे हो रही है जब आपने वो मुसव्वदा ही नहीं दिखाया और फिर आपने उस पर कोई बहस ही नहीं की, किसी से ओपिनियन ही नहीं ली। यहाँ पे मुझे याद पड़ता है, मैं पिछले दिनों एक रिसर्च कर रहा था, इंडिया ने अपना इनकम टैक्स का लॉ बदला। उन्होंने ड्राफ्ट जो है उसका वो कोई 1 साल पहले मार्केट में दे दिया कि जिसने इस पे ऑब्जेक्शन लेना है, अपनी इनपुट देनी है वो दे, और फिर उसके बाद उसमें अमेंड करके फिर उसको बहस करवाई जाएगी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह की लेजिस्लेशन हो रही है, पहले तो ये बहुत ही हैरानकुन है, और डेमोक्रेटिक पार्टीज़ की तरफ से अगर ये एक्सरसाइज हो रही है तो अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क पे। दूसरी बात, 50-60 आइन के आर्टिकल हैं जस्टिस साहब जिनको छेड़ा जा रहा है, और छेड़ा इस तरीके से जा रहा है कि रात को 2 बजे कामरान साहब ने कहा कि इनको मुसवदा दिया गया है। वो अभी मैं 156 रूल है जो प्रोसीजर रूल्स का मैं बता रहा था, वो मैंने पढ़ा है, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने एक अलहदा से पुट करना है और उस पर एक क्लास पे वोटिंग होगी और उस पर येस और नो किया जाएगा। इतना सेंसिटिव है और इतना वो क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने का। यहाँ पे तो पूरी की पूरी 50-60 जो अमेंडमेंट्स हैं उसका किसी को पता ही नहीं है, और उसमें जो है वो अपनी मर्ज़ी से तब्दीलियाँ भी कर रहे हैं और 3-4 मसवदे आ गए हैं। दिस वेरी 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 अलार्मिंग एंड एस्टॉनिशिंग कि ये लेजिस्लेशन पाकिस्तान में किस तरीके से हो रही है। आपका दूसरे सवाल का दूसरा हिस्सा था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये सेलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि आप सिंपली कह दें कि जी जुडिशरी जो है वो एक तीसरा पिलर है स्टेट का और उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। राइट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप वहाँ पे पढ़ें और फिर दैट हैज़ बीन मेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद जब ये बाकी आपको क्लासेज आप कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ते हैं तो ये जो क्या कहते हैं गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जुडिशरी, उसने 2 चीज़ें बेसिक फंक्शन हैं। मैं 10 साल बेंच पे रहा हूँ और मैं तो वहाँ भी वोकली कहता रहा हूँ कि हमारा बेसिक काम जो है वो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करना है और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल को जिस तरीके से, इस तरह तो आम लेजिस्लेशन को नहीं छेड़ा जाता जिस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। और दूसरी जो ये तो दीवार पे लिखा हुआ है, मेरी ओपिनियन की इस पे ज़रूरत नहीं है कि इसके पीछे नीयत जो है, दिस नॉट बोना फाइडी अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जैसे सब लोग कह रहे हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक हैं या किसी को फिक्स करने के लिए ये सारी की जा रही हैं या किसी को प्रमोट करने के लिए की जा रही हैं, अगर ये बात है जो कि डीड से भी नज़र आ रहा है और जिस तरीके से जितनी उजलत में ये सारे काम किए जा रहे हैं उससे भी नज़र आ रहा है, तो आप अगर पाकिस्तान को वाकई चाहते हैं कि ये एक मुल्क रहे और कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चले, तो इस पे थोड़ा सा रहम कीजिए और इतना ज़्यादा अपनी पॉलिटिकल मोटिव्स को और अपनी हुकूमत को, आप 5 साल हुकूमत कर लेंगे लेकिन ये अमेंडमेंट्स तो अगले 50 साल हमें तंग करती रहेंगी और इस मुल्क को डीरेल कर देंगी। और हमने ये माजी में भी देखा है। अल्लाह पाक के हुक्म से मुल्क कायम रहेगा। जैसे साहब आपको और हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी इसके लिए, सच्चाई के लिए और हक बात के लिए इंशाल्लाह आवाज़ भी उठाएंगे और ये मामला आगे चलेगा। हाँ, सलमान अकरम राजा साहब भी हमारे साथ है। राजा साहब आपसे रद्दअमल चाहता हूँ, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं पहले आप रद्दअमल दें, फिर खुर्रम साहब से उसका जवाब लूँगा। सलमान अकरम राजा साहब कम है, मैं जवाब के लिए तो नहीं रुकता हूँ। रद्द अमल ये है कि ये बिल्कुल आइन पे भी हमला है और मैं समझता हूँ शराफत पे भी हमला है। जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, जज साहब ने उसका जिक्र तो कर ही दिया। हमारे 6-7 MNAs को अगवा किया गया, ये धौंस दी जा रही है कि उनको हम कौमी असम्बली के हॉल में पेश करेंगे और उनको खड़ा कर देंगे उस जानिब जहाँ तरमीम के हक में जो MNAs हैं उन्होंने खड़ा होने। तरमीम में ये होता है किसको अगवा किया गया? एक तरफ चले जाते हैं,
जो मुखालफत में है वो दूसरी तरफ चले जाती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये एक खौफनाक सूरत हाल है। बीवियों बच्चियों को हरासा किया गया, सादुल्लाह बलोच के घर पे हमला हुआ, तो ये सब कुछ हमारे सामने है। और एक तरफ तो धौंस का आलम है, दूसरी तरफ रात की तारीकी में मुसव्विदे पेश नहीं किए जा रहे। 2-3 मुसव्विदे हैं, किसी को भी इल्म नहीं है कि हतमी मुसव्विदा कौन सा है। एक मुसव्विदा जो मैंने देखा उसमें तो जो आर्टिकल 8 है, मैं समझता हूँ पूरे आइन की कोई कानून साजी अगर पार्लियामान करेगी जो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है तो वो पुरअसर नहीं होगी, वो वॉइड तस्वुर की जाएगी, उसका कोई असर नहीं होगा। उस आर्टिकल में बहुत सी तरामीम की गई हैं, उसमें इस्तिस्ना पैदा किया गया है जिसका वाज़े मकसद है मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम, कि सिविलियंस जो हैं उनको भी किसी के कहने पे नागवार गुजरे किसी की कोई बात तो सीधा उसको आप मिलिट्री कोर्ट ले जाएंगे, कोई और अदालत जो है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकेगी, रिटेशन नहीं हो सकेगी। आइन के आर्टिकल 199 को भी तब्दील कर दिया गया है। तो यानी कि मुझ पे सिर्फ आपको इल्ज़ाम लगाना है कि मैंने किसी इदारे के बारे में कोई ऐसी बात कही है जो किसी को नागवार गुजरी है, उसके बाद मेरे तमाम जो बुनियादी हुकूक हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसी कमरे में किसी मेजर साहब कर्नल साहब के सामने मेरी ज़िंदगी जो है वो होगी, वो मुझे जो सज़ा देना चाहें वो दे दें। तो ये एक ऐसी खौफनाक और जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाया जा रहा है उसके बारे में ये कहा कि कोर्ट होगा और वज़ीर आज़म साहब पहले चीफ जस्टिस का इंतखाब करेंगे कि वो कौन है, और वो चीफ जस्टिस साहब आकर फिर चुनेंगे कि उनके साथ उस अदालत में कौन बैठेगा। तो बिल्कुल ये वाज़े नज़र आ रहा है कि मकसद जनाब काजी फायज़ ईसा साहब को कायम रखना है और सुप्रीम कोर्ट की तो कोई वक़्त ही नहीं रहेगी। उसके बाद असल अदालत वही अदालत बन जाएगी जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा गया है। तमाम आइनी नौयत के मामलात वहाँ जाएंगे और ये एक हैंड पिक्ड कोर्ट होगा। फिर एक आइंदा की तैनाती के लिए जो कमीशन बनाया गया है 13 मेंबर, उसमें भी 10 मेंबर जो हैं जो इन नए चीफ जस्टिस साहब के जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, 6 लोग तो उनके लगाए हुए होंगे, बाकी अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर और उसके अलावा बार काउंसिल के होंगे। वो भी तमाम लोग हमें पता है आजकल किस तरह बार काउंसिल नहीं बल्कि हुकूमती जो बेंचेस हैं कौमी असम्बली में वहाँ से होंगे। यानी कि 13 में से 10 लोग जो हैं वो होंगे जिनके बारे में हमें यकीन है कि वो एक ही राय रखेंगे। तो आइंदा भी जो जज तैनात होंगे अगले कई साल 10-12 साल वो उसी रंग में ढले हुए होंगे जिस रंग की ख्वाहिश है आज मुक़्तदरा को। तो ये हमारे आइनी निज़ाम पे, कानूनी निज़ाम पे, फिर हाई कोर्ट के जजों के बारे में ये कहा गया कि उनको एक अदालत से एक हाई कोर्ट से उठा के किसी दूसरे हाई कोर्ट में फेंका जा सकता है उनकी मंशा के खिलाफ। उनसे मुकदमा छीन के एक जज से किसी दूसरे जज को किसी हाई कोर्ट में दिया जा सकता है। तो इसके बाद एक सहमी हुई अदलिया होगी, एक बेअसर किस्म का सुप्रीम कोर्ट होगा और एक फर्द वाहिद के गिर्द कायम एक सुप्रीम ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो। राजा साहब, लेकिन इसका इल्ज़ाम आपको मुक़्तदरा की बजाय मौजूदा हुकूमत को देना चाहिए जो ऐसा मसवदा लेकर आ रही है। जमहूरी पार्टियों को तो ऐसे मसवदे से गुरेज करना चाहिए, तो आप तो इल्ज़ाम बराह रास्त नून लीग को देना चाहिए। देखिए दोनों शामिल है ना, ये कमजोरी दिखा रहे हैं कि इनको खुद नहीं मसवदे का इल्म था, रात को 10-11 बजे इनको मिलता है और ये उस पर बैठे रहते हैं और उसके बाद एक काले थैले में मुख्तलिफ लोगों को मसवदे की मुख्तलिफ किस्म की नकूल भेजी जाती हैं, लेकिन हर एक का इसमें इल्ज़ाम है। देखिए इसमें जो कोई भी मुदाफ़ियत नहीं कर रहा वो इस अमल में शामिल है। कहाँ से वो मसवदा आया? आप ठीक कह रहे हैं, हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए था। बिलावल भुट्टो एक जमहूरी रवायत के अमीन हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ PMLN में लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिए कभी ना कभी तगदो की थी। आज हमें सब एक रंग में रंगे हुए नजर आते हैं, सब सर झुकाए हुए एक जो हुक्म उन्हें आ रहा है उसको बजावरी के लिए जुटे हुए हैं। तो ये खौफनाक सूरत हाल है। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे इसका जवाब चाहता हूँ क्योंकि सलमान राजा साहब जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं उसके मुताबिक तो ये आपकी हुकूमत का फैसला नहीं है बल्कि आपने सर झुकाया हुआ है। आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? जी, मेहरबानी फरमाइए। सबसे पहली बात, 2 बुनियादी चीज़ें सामने रख के फिर मैं अपनी बात करूंगा। पहली तो ये है कि पाकिस्तान में आइन जो है वो सलीम है, लेकिन उसके तहत जो इदारे कायम किए गए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, अदलिया है,
पार्लियामान है, इंतज़ामिया है, इलेक्शन कमीशन है, उनमें बिलाखिर पार्लियामान की बालादस्त है क्योंकि वो अवाम से बराह रास्त अपनी अथॉरिटी ड्रॉ करती है। अब बहस उस मुसवदे पर हो रही है नदीम मलिक साहब, जो किसी भी तरह बाकायदा तौर पर कानून साजी का प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ और हम सब अपना अपना मुसवदा लेकर हमने दौड़ना शुरू कर दिया। आपके नाज़रीन के लिए अर्ज कर सर, आपने पूरी कोशिश की इतवार की रात को कि ये हो जाए, कर नहीं सब पाए आप। तो हम जिस मुसवदे के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर वो अचंबा है आपके लिए तो मुझे इसके ऊपर हैरत है। उसी मुसवदे को लेकर नहीं, मुझे अचंबा नहीं है, 12 से पहले ये टेबल हो जाए। नहीं, मुझे उस पर अचंबा भी नहीं है और मुझे इस पर कोई जो मुख्तलिफ वर्जन्स इस वक्त चल रहे हैं उस पर भी कोई अचंबा नहीं है। असल इशू ये है कि जब तक कोई टेक्स्ट गुफ्तगू के रैल में है, उसके वहां है, उसने पहला कदम उठाना है जब वो काबीना के सामने पेश होना है। और चूंकि हुकूमत के पास उस वक्त तक मतलूबा मेजॉरिटी या उसको मतलूबा जो चाहिए थी, असेंट चाहिए थी पार्टीज की, वो नहीं मिली, तो वो मुसवदा काबीना तक भी नहीं पहुंचा। मैं बड़े अदब से मतलूबा तादाद के लिए माजरत के साथ आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते थे। आपके पास 110 यारा अरकान है, आप अपने इत्तेहादियों के मरहूने मिन्नत सिंपल मेजोरिटी पे पहुंचते हैं। 2/3 के लिए जब तक पीटीआई के बंदे फ्लोर क्रॉस ना करें आप 2/3 पे जाते नहीं। इवन 8 अरकान जब तक जेयूआई के आपको वोट ना करें तो आप 211 से 219 तक नहीं पहुंचते। सेनेट में जब तक जेयूआई के 5 मेंबर्स वोट ना दें तो आप 55 से 60 तक नहीं पहुंचते। फिर भी आपका गैप रहता है 64 से और 224 से, जिसके लिए आपको पीटीआई के बंदे तोड़ने हैं। तो क्या ऐसा लिजिटमेट प्रोसेस होता है आईनी तरमीम के लिए जिसमें पहले दिन हमें पता हो लोटाक्रेसी की जा रही है? जी देखिए ना, आप अगर आगाज तो उसको होने दें, हमें हमारे सामने काबीना का अप्रूवल तो आने दें इससे पहले कि हम कहें जी आर्टिकल 8 में अमेंडमेंट हो रही है या नहीं हो रही। मुझे नहीं मालूम हो रही है कि नहीं हो रही, बिकॉज मुख्तलिफ मुसवदे जो हैं, एक में अमेंडमेंट है दूसरे में नहीं है, तो हमें नहीं। और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, हम सबको इस पर चलें। अगर हम खुशी का इजहार नहीं कर सकते, इत्मीनान का इजहार करना चाहिए कि जमहूरियत और आइन अपना काम कर रहा है। वरना जो हमने माजी में हालात देखे हैं उसके मुताबिक तो बड़े आराम से ये नंबर हो जाने थे, पर नहीं हुए। बड़ी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जो है वो रेजिस्टेंस आई और मामला चला। कामरान मुर्तज़ा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं मैं तो कि इन जैसे लोगों ने नहीं, तो देखिए मैं मलिक साहब मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ से अगर रेजिस्टेंस आई है तो ये आमरीयत है कि जमहूरियत है, ये मुझे बता दें। ये जमहूरियत है, ये हिस्सा है। आपकी जमात में जमहूरियत होती तो आपको पूरी डिटेल्स का पता होता और आप उसको जस्टिफाई करने की पोजीशन में होते। आपकी जमात मैं उस वक्त तक मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि मैं तो उस मुसवदे पर उस वक्त तक बात नहीं करूंगा, चूंकि मैं खुद भी सारे प्रोसेस का हिस्सा रह चुका हूं, जब तक काबीना उसकी मंजूरी देकर उसे पार्लियामान में नहीं भेजती। उससे पहले ये सब थेरी है, क़ियास आराई है, निगोशिएशन है। टेक्स्ट वही आएगा जो काबीना अप्रूव करके भेजेगी। चूंकि अभी तक वो नहीं हुआ तो लिहाजा हम सब इस पे गैर मामूली की आसराई कर सकते हैं। दूसरा जो अहम बात बड़ी अहम करने वाली है मलिक साहब कि जहां तक ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले लें हमारे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका जो तरमीम है अगर ये पास कर दी जाती हैं तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत रह जाएगी जब एक आइनी अदालत मौजूद होगी जो ज़्यादा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के एक्सरसाइज कर रही होगी, तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की फिर क्या हैसियत होगी? देखिए ये मामला जो है सीओडी में भी मौजूद था, मौलाना की स्पीच में भी मौजूद था, उसमें ये एक सजेशन थी मौलाना के पार्ट पे, मगर वो सिर्फ जो बताया गया था कि सिर्फ कुछ केसेस जो है ना वो अलग से सुने जाएंगे कि क्योंकि जो जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जब ये कोर्ट सुनती है तो जो रेगुलर मैटर्स हैं उनकी बारी नहीं आती। मगर इस मुसवदे में वो जो आर्डर ऑफ प्रेफरेंस है उसको भी तब्दील कर दिया गया और वो सुप्रीम कोर्ट आलमोस्ट जो है ना वो इनअफेक्टिव हो जाती है।
वो प्रेफरेंस नहीं रहता, यानी एक सबऑर्डिनेट कोर्ट बन जाती है। आप इसको एक और एंगल से जब वो कह लेंगे, जब वो ये स्पेशली 175 के हवाले से जब इसको डील कर रहे हैं, जब उसका वो आपके पास होगा, जब 175 को जो अमेंड करना चाह रहे हैं, उसमें वो एक टेबल बना हुआ है, उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखिएगा जो जजों की अपॉइंटमेंट की, उसमें जो है ना, जो उसको हेड करेगा, जो चेयरपर्सन होगा वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। तो इसका मतलब ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को एक सबऑर्डिनेट कोर्ट बना दिया, भले एक्सप्रेसली नहीं मगर इम्प्लाइडली। वो दुरुस्त नहीं है ये तरीक़ाकार। सबसे बड़ी जो खामी जो इसमें आप कह सकते हैं ना कि बदतरीन खामी, वो बदतरीन खामी ये है कि आप लोगों को, आप खुद कह रहे हैं कि जी हमने तो कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं किया, तो फिर आपने सैटरडे संडे को किस लिए जितना ही सारा कुछ वो किया था, हमें किस लिए पाबंद करके ये बैठे हुए थे कि जी बस आपने वो करना है। तो जब आपकी वो, अच्छा फिर उसमें ये भी देखिए कि कैबिनेट 4 दफ़ा उसका टाइम जो है ना चेंज हुआ है, यानी उधर से कैबिनेट ने करना था, उधर से 1 मिनट में जो है ना इसने नेशनल असम्बली में आना था या सेनेट में आना था, फिर उसके बाद दूसरे हाउस में जाना था, फिर उधर से जो है ना वो कलीमुल्लाह समीउल्लाह खेलते खेलते जो है सदर साहब के पास जाना था, सदर साहब ने साइन करना था और सब कुछ जो है ना वो हो जाना था। ये दस्तूरी जो है ना, हम सारे गलत कामरान साहब, ये कौन सी ऐसी डेडलाइन थी, कौन सी ऐसी अर्जेंसी थी कि ये रात 12 बजे की डेडलाइन मीट करने की कोशिश कर रहे थे? इसमें अर्जेंसी क्या थी, कौन सी आग लगी हुई थी? मैं इससे अभी नहीं समझ पाया। मुझे जो कहा गया कि जी वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर ऐसा ना हुआ, मैंने कल ये बिलावल से भी गिला किया था, तो अगर ऐसा ना हुआ तो सुबह ये क़यामत आएगी कि सुबह हमारे अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारे इख्तियार कानून साजी पे शायद कोई पाबंदी लगा लेगी। वो आबिद ज़ुबैरी वगैरह ने कोई पटिशन फाइल की है इस हवाले से। मैंने कहा कि अगर इस तरह की पाबंदी अगर सुप्रीम कोर्ट ने लगा ली तो फिर उस सुप्रीम कोर्ट का जो है अपना अशर ख़राब हो जाएगा, वकील सारे उसके अगेंस्ट खड़े होंगे कि पार्लियामान के इख्तियार कानून साजी पे आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं। आप बाद में आर्टिकल 8 के पैरामीटर पे उस कानून साजी को जो है चेक तो कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के पैरामीटर पे, मगर एक इख्तियार पे आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं उस पार्लियामान के कि जो सुप्रीम है। वो शायद किसी को उस वक्त ये बात जो ना वो नहीं आ रही थी समझ। दुरुस्त है। जस्टिस शाहिद जमील साहब, अगर 184 की प्रोविजन चेंज करके वफाकी आईनी अदालत को मिल जाए, 199 निकाल के वफाकी आईनी अदालत को मिल जाए, 175 में तरमीम करके वफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के जज लगा रही हो, तो फिर ये अदालती निज़ाम हमारा कहाँ स्टैंड करेगा? हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की जो हैयत है और जो जस्टिस करने का निज़ाम है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जो इनकी पावर्स हैं, वो तो सारी की सारी ख़त्म हो गई। मैं तो ये कहूँगा जी कि जो ये करने जा रहे हैं, आप उसको ज़ीरो कर देंगे पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशल हिस्ट्री को। आप एक ऐसी अदालत को एपेक्स कोर्ट बना रहे हैं जिसका पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं है, और आप सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले 50-55 साल हैं फ़ैसले हैं, उनको एक सबऑर्डिनेट कोर्ट के फ़ैसले बना देंगे, और आपका जितना कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होया हुआ है वो दैट वुड बी ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, और उसको एक छोटा बेंच भी बैठ के आईनी अदालत का उसको ख़त्म कर सकता है या नहीं मान सकता है। और अगर तो ये जो इनका एक्सक्यूज़ है कि जी फ़ैसले नहीं होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के केसेस हैं वो ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, तो उसका बड़ा सिंपल हल था। ऑलरेडी आपने, मैं तो वैसे ज़ाती तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कॉम्पिटेंस के भी ख़िलाफ़ हूँ, और मैंने ये बात सुप्रीम कोर्ट में अपने दोस्तों से कही भी थी कि ये ना कीजिएगा, लेकिन उन्होंने कर दी। तो आप उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दे सकते हैं कि पहले 5 या 7 जज जो हैं सिर्फ वो काम करेंगे, और आप जजों की अगर तादाद बढ़ा रहे हैं तो एपलेट वर्क वो लोग कर लेंगे। तो उसको इसी का अदालत में रहते हुए भी देखा जा सकता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले भी मैंने बात नीयत की, अभी भी बात नीयत की है कि अब इन सारी सिचुएशन को डाइल्यूट करने के लिए ये जिसने भी ये डिवाइस किया है, उसने, मेरा ख्याल है कि जो भी पावर सेंटर है उसको मिसगाइड किया है। और कामरान मुर्तज़ा साहब भी उसी लीगल फ्रेटर्निटी से हैं जिससे मैं हूँ। अंदर की बातें उनको भी बहुत बेहतर पता है कि जो ग्रुप इस वक्त रूल कर रहा है, और उन्हीं का एक रिप्रेजेंटेटिव वज़ीर कानून भी हैं, तो वो जिस तरीके से
इन चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहे हैं और जिस तरीके से वो इन चीज़ों को इसका हल बता रहे हैं कि जुडिशरी को ऐसे काबू किया जा सकता है, वो नहायत नामुनासिब है। और आप जुडिशरी के साथ ये वाला काम अगर करेंगे तो आप बिल्कुल आप समझें कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ पहले ही हम उस पर क्वेश्चन है तो फिर तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने हैंड पिक जजेस लगाने के लिए एक अलहदा से अदालत ही बना दी है और आपने जो प्रोसेस है जजेस की सिलेक्शन का उसकी रेशो जो है, जो ड्राफ्ट मैंने पढ़ा है उसमें 9 जो हैं वो होंगे पॉलिटिशियंस होंगे और 6 जजेस होंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट से एलिवेशन किसी की होगी तो वो आईनी अदालत के 6 जज साहिबान होंगे, उसमें बैठेंगे। अगर इस तरह आप समझते हैं कि हैंड पिक्ड लोग ला के बैठा के और आप जमहूरियत को सर्विस दे रहे हैं या आप अपना वो जो है मैं नहीं समझ सका कि ये ब्रेन कौन सा बैठा था जिसने ये सारी बातें बताई हैं। और अगर वो थोड़ी सी भी किसी ने प्रैक्टिस की हुई है और ये सोच इब्तदाई तौर पर जब पैदा हुई होगी तो उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी फंडामेंटल इश्यूज आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर तबाह होता हुआ नज़र आता है। सोच क्या थी इसके पीछे? मलिक साहब, अभी जस्टिस साहब ने एक बात की जो ही इसकी बुनियाद है वो है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले 77 सालों के फैसले वो हमारे सामने मौजूद हैं और एक ऐसी तारीख जिसमें तमीज़ुद्दीन केस हो, 200 केस हो, नुसरत भुट्टो केस हो, जफर अली शाह केस हो, परवेज इलाही केस हो, अभी ये रिजर्व सीट वाला केस हो, उस तारीख को तो उल्ट ही देना चाहिए ना। जब इस किस्म के भयानक फैसले क्या हम वो फैसले करने वाली जो अदलिया है क्या वो बिल्कुल अच्छी हालत में है, या अभी हमने जो देखा है कि हम ये देख रहे हैं कि तमाम जो अदालतों में ये कहा गया कि जी पॉलिटिशियंस अगर जजेस को चूज करेंगे तो एक क़यामत आ जाएगी। तो जजेस ने जो जजेस चूज किए हैं क्या उन्होंने पाकिस्तान में फराहमी इंसाफ को यकीनी बनाया है, उसको किसी तरह भी एफिशिएंट किया है, किसी तरह भी अवाम की खिदमत की है? बड़े अदब से कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आज भी जो अदलिया का कॉन्डक्ट है सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, उस पर बहुत ही गंभीर सवालात हैं, इंटेग्रिटी के सवालात हैं, कॉम्पिटेंस के सवालात हैं, आइन के साथ जो उनकी अफिनिटी और उसकी जो फाइडेलिटी है उस पर सवालात हैं। तो लिहाजा ये कहना कि जी अगर चले हम कहते हैं ये तरमीम नहीं होती तो क्या पाकिस्तान में अदलिया का सिस्टम ठीक बहुत अच्छा चल रहा है? ये 51,000 केसेस जो हैं अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और लाखों केसेस हमारे हाई कोर्ट्स में और सेशन कोर्ट्स में और सिविल कोर्ट्स में पेंडिंग है, तो लिहाजा सब ठीक हो जाएगा अगर हुकूमत को इस तरमीम करने से रोक दिया जाए। तो हम आइन एक जिंदा दस्तावेज है, मौजूदा अदलिया का निज़ाम मलिक साहब, इस पर बहस हो सकती है कि ठीक कैसे करना, और इस पर कामरान मुर्तज़ा साहब भी, जस्टिस साहब भी अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन ये कहना कि जी मौजूदा निज़ाम को हमें प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना है, मैं उससे बहुत सख्त इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो ना सिर्फ आइन को सरबुलंद रखने में नाकाम हुई है बल्कि पाकिस्तान में मैं तो अब अगर 100 में से 20 फैसले भी तो तगड़े मजबूत कर रहे होंगे, लेकिन आपने जो तजावीज़ दी हैं उसके बाद 100 फैसले गलत करने में जी नहीं, आप इस पर जरूर कह सकते हैं कि जी जो तरीकेकार किया जा रहा है वो हमें उस पर बड़ा इतराज है, लेकिन वो तरीकेकार उस पर बहस तभी होगी जब कामरान मुर्तज़ा साहब जैसे लोगों से अभी जब बात होगी और काबीना जिस मिनट इस मुसवदे को अप्रूव करेगी तो फिर हम उस पर बात करेंगे कि जनाब ये तो ठीक नहीं था या यहाँ से खराबी है। माजरत के साथ आप इस पे बहस करवाने के मूड में थे ही नहीं। अगर आप बहस करवाना चाहते तो पार्लियामेंट्री कमेटी इसके ऊपर 2-3 महीने जो हमने आप तो रात के अंधेरे में 12 बजे इजलास बुला के मोहर लगवाने की कोशिश कर रहे थे। माजरत आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे बिलीव नहीं थे आप कर रहे। जी ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन वो सब रैल्म ऑफ पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं हुआ। इसी को मैं कह रहा हूं कि ये जमहूरियत की कामयाबी है कि अगर हुकूमत का ऐसा कोई प्लान भी था तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर कहूंगा पाकिस्तान की अदलिया के बारे में बहुत गंभीर सवालात हैं और उसमें रिफॉर्म की बेहद जरूरत है, और उस रिफॉर्म का सोर्स सवाए पार्लियामान के और कोई जगह नहीं हो सकती।
जो सर तजावीज़ आपने दी थी इस अदलिया को मजीद वीकन करने के तो मुताबिक थी, बेहतर करने के मुताबिक नहीं थी। कामरान मुर्तज़ा साहब ये जो अदलिया की रिफॉर्म का एजेंडा था, कामरान मुर्तज़ा साहब से एक सवाल पूछ लो। दुनिया के कामरान मुर्तज़ा साहब जो अदलिया की, मलिक साहब इजाजत दे दें, दुनिया के किसी सुप्रीम कोर्ट के पास मेरे नॉलेज में नहीं है कि इस किस्म की सो मोटो पावर्स हो जो 184(3) में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बाद। दुनिया के अक्सर सुप्रीम कोर्ट उसे लेकर वफाकी आईनी अदालत को देने की कोशिश कर रहे हैं वही पावर्स वहाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो अपीलेट काम है कोर्ट का, जो नजर आ रहा है कि वहाँ चीफ जस्टिस वो आइन के नाम मंसूर अली शाह ने बन जाना 26 अक्टूबर को। अहम नहीं है उस आप जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने को प्रीएम्प्ट करते हुए अगर ये तरमीम करके एक अदालत सुप्रीम कोर्ट से उठा के वफाकी अदालत में ले जाएं तो वो काबिल कबूल है, ये दुरुस्त नहीं है। मैं आप मुर्तज़ा साहब आऊँगा, जब अदलिया की रिफॉर्म का हम तज़किरा कर रहे हैं कि अदलिया की रिफॉर्म, तो इसके अंदर दो चीज़ें, एक सर्विसेज चीफ की तैनाती और एक अभी आपने तज़किरा किया कैंटोनमेंट्स। आई थिंक कोई टैक्स स्ट्रक्चर या कुछ ऐसी प्रपोजल थी, मेरे पास पूरी तफसील नहीं, थोड़ी तफसील भी बता दें तो वो इस मसवदे का हिस्सा वो कैसे बन गई दोनों चीज़ें? कैसे बन गई ये तो ट्रेजरी बेंचेस बता सकते हैं कि वो इस मसवदे का हिस्सा कैसे बन गई, मगर वो एक शेड्यूल में जो है ना वो अमेंडमेंट थी जिसमें जो है ना वो कंटोनमेंट्स को जो है बहुत सारे इख्तियारात देने की तजवीज़ थी। तो वो भी हमने पूछा कि भाई इसके वो क्या इख्तियारात थे इसका इस मामले, ये आप ये टाल वगैरह, सेस रिकवरी और ये बाकी जो फीसेस होती हैं वो इस तरह की चीज़ें जो है ना, आप किसी कोई टाल बाल हो गया या फ़र्ज़ कर लीजिए कोई और फीसेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उसकी रिकवरी के इख्तियारात जो है वो आप कंटोनमेंट्स के हवाले कर रहे थे। और वो शेड्यूल है शायद 4th है या 5th है, 4th होगा मेरा ख्याल है। तो उसमें अमेंडमेंट जो है ना प्रपोज की गई थी, हमने कहा ये क्या है, तो मतलब उसमें सारी चीज़ें आप ये और सर्विसेज चीफ के हवाले से भाई आप सारी चीज़ें किस चीज़ के हवाले से, सर्विसेज चीफ के हवाले से मैं वो कोई प्रोटेक्शन जो है ना वो कोई उस हवाले से भी कोई उसकी प्रोटेक्शन थी। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन तौर पे ठीक हो सकती हैं। के दौर में आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम की गई थी कि वो 63 इयर्स और 3 ईयर की एक्सटेंशन, उसको प्रोबेबली अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने जा रहे थे, उसके ऊपर जो है ना उसको प्रोटेक्शन देने जा रहे थे। वो क्योंकि वो एक आम कानून के ज़रिए थी, तो अब उसको जो है ना दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ भी देना ज़रूरी हो गया था। तो वो इसको आपकी जमात का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ था? मौलाना फजल रहमान ने तो एक दिन पहले बड़ी धुआंधार तकरीर की थी, तो जब आपके ये पार्लेस चल रहे थे, डिस्कशन चल रही थी नून लीग से और पीपल्स पार्टी की टीम से, तो वहाँ आप इसको हमायत में थे या आप इसकी मुखालफत में थे? नहीं, हमने तो हर चीज़ को जो है ना, किसी चीज़ को भी कंसीड नहीं किया, किसी एक मामूली चीज़ को भी कंसीड नहीं किया। ये सब चीज़ों पे इख्तलाफ था, मगर हम उनको कह रहे थे कि ये इख्तलाफ हमारा दुरुस्त भी हो सकता है और हमारा इख्तलाफ गलत भी हो सकता है। ये हम आपको हक देने के लिए तैयार नहीं है कि इसको इमीडिएटली जो है इसको आप जो है ना इसको कहें कि जी सुबह इसको जो है ना फौरी तौर पे इसको वो कर दें। इसके लिए हमें टाइम चाहिए। मुमकिन है कामरान मुर्तज़ा जो मशवरा दे रहा है वो सारा गलत हो, फजूल किस्म की बातें हों इसकी। हम किसी से काउंटर चेक करें, हम किसी नदीम मलिक से बात करें, हम जस्टिस साहब से बात करें, हम दस्तगीर साहब से बात करें, किसी से बात करें, हम मज़ीद इसको समझें। हमें पहले समझने का टाइम दीजिए और समझने के बाद जो है जब हम इस पर माइंड अप्लाई करेंगे फिर हम अपना व्यू पॉइंट देंगे। इसको इतनी जल्दी ना करिए, ये सबसे पहला बुनियादी एतराज़ है हमारा। जैसे शायद जमील साहब, जो एक तरीक़ाकार अपनाया जाता है उसके अंदर अगर ये अप्रीहेंशन उनकी हो कि सुबह सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर टेकअप कर लेगी और हमें कानून साजी से रोक देगी, तो इसके ऊपर माजी में मिसाल मौजूद है। जब 18वीं तरमीम पास की गई तो जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार के ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब ने बज़ोर उनसे हुकूमत से कह के ताकत से कहना चाहिए कि वो 19वीं तरमीम पास करवाई थी, वो भी तरीक़ाकार गलत था। फिर 63A के ऊपर जो जस्टिस बंदयाल का फ़ैसला था वो मावरा आइन फ़ैसला था, मैं उसको दुरुस्त फ़ैसला नहीं मानता। तो ये चीज़ें भी मौजूद हैं अदलिया के अंदर, इसकी इस्लाह के लिए भी कोई तरीक़ाकार अपनाना है। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ और मैं कभी भी इस हद तक अदलिया को डिफेंड शायद नहीं कर सकता कि माजी में जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि हमारी कोई इतनी ताबनाक तारीख़ नहीं है, लेकिन हमारी बहुत बुरी तारीख़ भी नहीं है। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बड़े अच्छे फ़ैसले आए हैं और 199 की जो जुरिस्डिक्शन है, जो मैंने भी 10 साल एक्सरसाइज की है, अगर आपकी एग्जीक्यूटिव काम कर रही हो
और फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिल रहे हों तो 199 की इन्वोकेशन बहुत कम हो जाएगी और ये 184(3) की भी शायद ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस तरह के काम आप अभी कर रहे हैं और आप एग्जेक्टिव जब एक्सीड करती है अपनी लिमिट से और टच करती है फंडामेंटल राइट्स को, तो वहाँ पे सिर्फ अदालत ही है जिसकी वजह से ये निज़ाम में लेट मी से कि जिसकी वजह से ये निज़ाम चल रहा है। मैंने अंदर बैठ के ये देखा है। अगर इनको किसी चीज़ का, ब्यूरोक्रेसी को और बाकी पावर सेंटर्स को किसी चीज़ का खौफ है तो वो अदालत है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग इन्होंने अदालतों के इस पार को डाइल्यूट करने, ख़त्म करने, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की है। बल्कि मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा और कहूँगा कि खुर्रम दस्तगीर साहब की पार्टी अभी कुछ देर पहले तक जिन चीज़ों से की एग्रीव थी अदलिया के जिन फैसलों की, और वो कह रहे थे कि ये इनकी जो एक्साइज ऑफ पावर है वो आज उसी अदलिया की इनकी पावर्स को ये हिट कर रहे हैं। मैं मेरे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जितने लाहौर से बैठे हुए जजेस हैं वो मेरे सारे कुलीग्स रहे हैं और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ देम इज़ प्रोफेशनल, जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना कोई हमदर्दी है ना कोई ताल्लुक। मेरे पास टाइम आज खत्म हो गया है, गलत एक काम हम फर्दर नहीं जा सकेंगे, इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सेनेटर मुर्तज़ा साहब, जस्टिस शाहिद जमील साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।